गुड मॉर्निंग। तो चलो अभी हम पार्टनरशिप में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैसे दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो ये हमने देखा था। कोई डाउट है इसमें? दो तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये हमने देखा था। तो सभी के ये आपके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है मैं देख लेता हूँ। हाँ वो कुछ ये हो गई तो है ना, ठीक है वो रहने दो, दूसरे देखो, कंफ्यूजन हो जाएगा। आपके पास है ना तो, तो ध्यान दो। हमने लास्ट लेक्चर में गुडविल पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर देता हूं। गुडविल में हमने क्या क्या पढ़ा था? गुडविल में चार मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेशन के लिए, पहला कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा वही सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। बाद में एन्युटी, ओके, एंड लास्ट वन कैपिटलाइजेशन। तो ये चार मेथड्स आपके पास है कैलकुलेशन करने के लिए। इन सभी में एक चीज कॉमन है कि हर मेथड में आपको एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। किसकी? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले उसमें दो चीजें करनी पड़ेगी, दो तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं। वन इज पास्ट, मतलब रिलेटेड टू पास्ट, मतलब 2017 का प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त गलती हो गई, तो ये जो है वो पास्ट एडजस्टमेंट्स है। और दूसरा क्या होता है? फ्यूचर एडजस्टमेंट्स। फ्यूचर एडजस्टमेंट्स में क्या होता है कि आज जब पार्टनर को एडमिशन दिया जाएगा उसके बाद में कुछ चेंजेस सोचे, आज नहीं, आज तक वो चेंजेस नहीं किए थे, आगे से वो चेंजेस अप्लाई होने वाले हैं। तो दो तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं, पहले बोलो पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट एडजस्टमेंट्स को आपको क्या करना है? उस रिस्पेक्टिव ईयर के प्रॉफिट, जैसे कि 2017 में गलती है ना, तो 2017 का प्रॉफिट जो है उसमें जाओ और करेक्शन कर दो। भाई जब तक करेक्शन नहीं करोगे तब तक करेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा, और करेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा तो आपका एवरेज प्रॉफिट भी करेक्ट नहीं होगा। समझ में? करेक्शन नहीं किया तो क्या होगा? प्रॉब्लम। करेक्शन नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉफिट गलत है ना। अब गलत प्रॉफिट पे गुडविल कैलकुलेट करोगे तो गुडविल भी ऑब्वियसली गलत है। तो इस वजह से सबसे पहले आपको क्या करना है? उस साल के प्रॉफिट में जाके करेक्शन करना है। क्लियर? तो करेक्शन होने के बाद में और एक चीज बताई थी कि जो जो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जैसे बिजनेस से नहीं कमाया, आपके बिजनेस से नहीं कमाया, जैसे कि मैंने क्या किया कि आपने पैसे बिजनेस में दे दिए, मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया और उससे मुझे 10% मिल रहा है, क्या ये मेरे बिजनेस की वजह से मिल रहा है? नहीं ना। मतलब आपने भी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कितना मिलता? 10%। तो हमारे बिजनेस का फायदा क्या है? अगर कोई भी बिजनेस, ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक से सुनो और समझो, कोई भी बिजनेस अगर पैसे लेता है शेयरहोल्डर्स से और वो किसी और कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहा है और उससे पैसे मिल रहे हैं, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसमें ये कंपनी जो है जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनका गुडविल क्या है? प्रॉफिट किसके? प्रॉफिट कहां से मिला? किसी और जगह पे इन्वेस्ट करके। तो इसमें हमारा रेपुटेशन क्या है? वो तो रेपुटेशन हो ना हो मिलेगा ही ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी के 10% डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10%। आपने इन्वेस्ट किया तो 10%। इसमें मेरा और आपका गुडविल क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता ना। तो मैंने आपको वो भी बात बताई थी कि इंटरेस्ट पहले ऐड किया हो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसे लेस कर दो। इतना फाउंडेशन लेवल पे इतनी डिटेल में एडजस्टमेंट्स आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, पर आपको ये कंसेप्ट पता होनी चाहिए। क्या बताया मैंने? फिर से बोलो क्या? एक तो करेक्शन करना है, जैसे कि 2017 का प्रॉफिट, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया था, क्या करोगे? 2017 का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया था, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट उस साल का क्या हो गया? 2017 का बढ़ गया होगा ना, तो उससे हम क्या करेंगे? कम करेंगे। अभी ये भी याद रखना है कि 2017 का प्रॉफिट बढ़ गया तो 2018 का ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया होगा।
2017 का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया मतलब 2018 का ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया। तो 2018 का ओपनिंग बढ़ा, इसका मतलब क्या, 2018 में प्रॉफिट कम हो गया। कैसे? ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे लिखते हैं ना, ज्यादा लिखा दो, डेबिट साइड ज्यादा मतलब क्या, एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाएंगे और प्रॉफिट कम। तो 2017 का प्रॉफिट हमें कम करना है, 2018 का बढ़ाना है। तो ये करेक्शन करने के बाद में गुडविल कैलकुलेट करो। आ जाएंगे, कोई डाउट है? ठीक है, तो ये करेक्शन पहले होने चाहिए, तब भी जाके प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे। करेक्ट। और अभी उसके बाद में करेक्शन हो गया, आगे क्या, एवरेज निकालना है। एवरेज दो तरीके से निकालोगे, पहला सिंपल, दूसरा वेटेड। कैसे करोगे? कैसे करोगे? सिंपल कब और वेटेड कब? अगर कंटिन्यूअस इंक्रीज है, क्या बोलो, करो ऐसे, कंटिन्यूअस इंक्रीज, ठीक है, कंटिन्यूअस इंक्रीज ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, कंटिन्यूअस डिक्रीज, तो उस केस में वेटेड एवरेज के लिए जाना है। उसका लॉजिक भी मैंने बताया था, रिसेंट ईयर को ज्यादा वेटेज देंगे, क्योंकि प्रॉफिट अगर रिसेंट ईयर का ज्यादा है तो अगले साल का भी ज्यादा होगा ना। तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो वेटेड एवरेज से जाओ। मैंने बोला था वेटेड एवरेज मतलब क्या, पहले साल का जो प्रॉफिट है उससे एक वेट दे दो, मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे साल का 2, तीसरे साल का 3, ऐसा आप करो। लेकिन अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में क्या करोगे? प्रॉफिट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो क्या, सिंपल एवरेज मेथड से चलोगे। कौन से? सिंपल एवरेज मेथड। करेक्ट है? सिंपल एवरेज मतलब क्या, 4 साल का प्रॉफिट ऐड कर दो, डिवाइड बाय 4। ये तो आपने 11 12 में किया है, 12 में किया है। करेक्ट है? उसके बाद में अभी आपको मिल गया एवरेज प्रॉफिट, उसमें आपको करने फ्यूचर एडजस्टमेंट्स। फ्यूचर में हर पार्टनर को हमने डिसाइड किया सैलरी देंगे, तो वो ऐड करना चाहिए कि लेस करना चाहिए? लेस करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये प्रॉफिट क्या होने वाला है, कम होने वाला ना। तो सैलरी क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो फ्यूचर एडजस्टमेंट से, तो पहले अभी तक का एवरेज निकालो और फ्यूचर एडजस्टमेंट्स कर दो। ये अभी तक पढ़ा था। उसके बाद मैंने पीएसआर कैलकुलेट करना बताया था, या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करने के लिए बताया था मैंने। ओल्ड माइनस न्यू, ये तो अपना तरीका आपको पता ही है पहले से, ओल्ड माइनस न्यू, उससे भी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया। दूसरा अज्यूम प्रॉफिट, प्रॉफिट एज्यूम करो, प्रॉफिट एज्यूम करो। प्रॉफिट कैसे एज्यूम कर सकते हो? याद है क्या? डिनोमिनेटर, जितने भी प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर है उसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले वो प्रॉफिट शेयर करते थे 5:3, मतलब 8 होता है डिनोमिनेटर, 5:3। एक को 5 मिल रहा है, एक को 3, मतलब टोटल कितना है? 8 है। और दूसरा नया पार्टनर आता है, वो ए के शेयर से 1/5 लेता है और बी के शेयर से 1/10 लेता है। तो कितना डिनोमिनेटर हो गया? एक 1/5 मतलब 5 हो गया, दूसरा 1/10 मतलब 10 हो गया। मतलब 8 × 5, जितने डिनोमिनेटर है 8 × 5 40, × 10 400। कैलसी की जरूरत है क्या? नहीं। विदिन लेट अस से फ्यू सेकंड्स यू कैन कैलकुलेट। तो कितना आ गया? 400। सो यू कैन टेक assume प्रॉफिट ऑफ 400, 4000, 40,000 और 4 लाख। मतलब उसका जीरो बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है? कैलकुलेशन तो वही होने वाला है ना, सिर्फ जीरो बढ़ेंगे। बट 400 रुपए का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता सुनने में। साल भर में कितना कमाया? 400, ठीक है। तो 400 रुपए का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं क्या बोल रहा हूं, 40,000, 4 लाख, ये प्रॉफिट अज्यूम करो। अभी अब क्या करोगे? ए के शेयर से 1/5 ले लिया और बी के शेयर से, ध्यान दो ये वर्ड मैंने आपको बताया था, समझाया था, याद है क्या? ए के शेयर से 1/5 और बी के शेयर से 1/5, उसके शेयर का 1/5। देखो ये फर्क है, ए से 1/5 लिया और बी से 1/5 लिया, वर्सेस ए के शेयर से 1/5 लिया और बी के शेयर से 1/10 लिया। क्या फर्क है इसमें? ए से 1/5 लिया और बी से 1/10 लिया, वर्सेस ए के शेयर से 1/5 ले लिया और बी के शेयर से 1/10 ले लिया। क्या फर्क है? किसका? हाँ, परफेक्ट। तो मैंने ये बताया था, जब कहा जाता है ए के पास से लिया और बी के पास से लिया, इतना बताया जाता है। जब बताया ए के और बी के पास से, तो वो टोटल प्रॉफिट का 1/5 होता है। किसका होता है? टोटल प्रॉफिट। ए के पास से लेंगे बट 1/5 किसका? टोटल प्रॉफिट का। बट जब कहा जाता है ना ए के प्रॉफिट का 1/5 लिया, क्लियरली, तो हम ए का प्रॉफिट हिस्सा निकालेंगे पहले पुराने ओल्ड रेशियो में और उस हिस्से का 1/5 लेंगे। फर्क समझ में आया? बार बार बोल रहा हूं, क्या ए से 1/5 लिया, ए से 1/10 लिया, हाँ
नहीं ट्रेजर नहीं लावलं हा आहे का हा. तो मैंने क्या बोला था, ए के प्रॉफिट से 1/5 और बी के प्रॉफिट से 1/10 ये डिफरेंट है वर्सेस ए से 1/5 लिया और बी से 1/10 लिया। इन दोनों में क्या ये एक्सेप्ट रिस्क, यस आज रिस्क लेंगे तो आगे बड़े बनेंगे। हाँ तो आज मैंने रिस्क एक्सेप्ट की, ठीक है। हाई रिस्क हाई रिटर्न्स ऐसा हमने कॉमर्स में पढ़ा है, ठीक है। इस तरह से मैंने अभी क्लिक किया एक्सेप्ट रिस्क। हाँ तो चलो मैंने क्या बोला, ए के प्रॉफिट से कितना बोलो 1/5, ये डिफरेंट है। ए से 1/5 लिया, ए से 1/5 लिया, 1/5 किसका कैलकुलेट करोगे, टोटल का। लेकिन ए के प्रॉफिट का 1/5 लिया तो पहले ए का शेयर निकालो पुराना और उसका 1/5 कैलकुलेट करो। फर्क समझ में आया सभी को? फिर से एक बार बोलो, ए के पास से 1/5 लिया, ए के शेयर से नहीं, ए के शेयर का 1/5 नहीं बोला, ए के पास से 1/5 ले लिया तो आप किसका 1/5 निकालोगे, टोटल का। और ए के शेयर से 1/5 लिया या ए के शेयर का 1/5 ले लिया, ओके उसका शेयर पहले कैलकुलेट करेंगे और वो दे देंगे। समझ आ गया? क्लियर? कोई डाउट है? ऐसे हमने दो प्रॉब्लम ऑलरेडी देखे हैं। क्लियर? आपको क्या करना है, अपने एक एज्यूम प्रॉफिट के 4 लाख, सबसे पहले क्या करोगे, ए को कितना दोगे 5:3, मतलब ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा 2.5 लाख और बी को कितना मिलेगा 1.5 लाख, 2.5 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख, ये ओल्ड था। अभी उन्होंने बोला ए के शेयर का 1/5 देना है, ऐसा बोला ए के शेयर का 1/5, तो 2.5 लाख का 1/5 कितना होता है 50,000, तो ए के अकाउंट से 50,000 माइनस होंगे, सी को मिलेंगे। और बी के शेयर का 1/10 देना है, बी का शेयर कितना है 1.5 लाख, 1.5 लाख का कितना 15,000, वो 15,000 माइनस करो किसे दो, सी को, तो सी को टोटल कितना मिल गया 50 + 15 65, बी को कितना मिला 1,35,000 और ए को कितना मिला 2 लाख, 2.5 लाख था 50,000 चले गए ना, मतलब 2 लाख 1,35,000 एंड 65,000। अभी नया जब बटेगा ना तो 2 लाख 1,35,000 एंड 65, 4 लाख ही बटेगा ना, ठीक है। तो उसका आपको क्या करना है, निकालना है, शॉर्ट करना है उसे, 2 लाख 1,35,000 और 65,000, इसको आप कैसे शॉर्ट कर सकते हो, 5,000 से डिवाइड कर सकते हो ना, कितना आता है 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 27 और दूसरा कितना था 13, 40 27 13 याद है ना, मैंने दिमाग में कैलकुलेट किया, 5,000 से डिवाइड करके देख लो 1,35,000, 26,000 40 1,35,000 को आपने किससे डिवाइड किया 27, ठीक है। तो आपके कैलकुलेटर पे इतना टाइम लगा, मैंने पहले ही बोल दिया 27 40 27 13, तो इसे आप शॉर्ट कर सकते हो ना बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ जाता है, तो ये मेथड से जाना कभी भी बेटर है, बहुत आसानी से या बहुत लॉजिकली आपको आंसर मिल जाता है। और कुछ भी पूछ ले, किसी भी तरह से पूछ लो, उन्होंने आगे जाके बोला कि नहीं ए ने नहीं दिया, ए ने बिल्कुल भी शेयर नहीं किया, बट बी ने अपने शेयर का आधा दे दिया, तो ए और बी का पहले शेयर कैलकुलेट कर लो पुराना क्या था, और बाद में बी से उसका आधा सी को दे दो, तो जो बचेगा वो न्यू पीएस आया ना, समझे? हाँ ना, हाँ आवाज, हाँ ठीक है। तो आगे अभी इसी के आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। पार्टनरशिप, हाँ
मुझे पता नहीं है उसका। नोट्स दे दो यहाँ पे, जहाँ पे दो है वो दे दो आपके पास। हाँ ठीक है, दे दो। लास्ट लेक्चर में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? 9 सॉल्व किया था। यस देखो 9 नंबर में ऐसा था, प्रॉफिट पहले 15,000 था, 20,000 और 25,000। प्रॉफिट कितना? 15, 20, 25 ये था। 15, 20, 25 करेक्ट है। 15, 20, 25 ये कब है? कब का है? 3 साल का। तो ऐसी केस में ये प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है या फ्लक्चुएटिंग है? इंक्रीजिंग है। तो हमने किससे कैलकुलेट किया था? वेटेड एवरेज। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बाद में पूछा कि सर सिंपल एवरेज से कैलकुलेट किया तो आंसर कुछ आ रहा है, 10,000 हो गया। मतलब आंसर आ रहा है इस वजह से मेथड चेंज करोगे, तो ये कोई ठीक बात नहीं है। अपना आंसर आया था नन ऑफ दी अबव। क्लियर? वैसे हम आगे बढ़ेंगे। आगे चलो 10 नंबर देखो। A and B are partners of firm sharing profits in the ratio of 3:2। देखो हम अभी MCQs क्यों ले रहे? पहली बात समझो, MCQs लेने की वजह, सर फाउंडेशन है आप MCQs क्यों ले दो? क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जब आप प्रॉब्लम पार्टनरशिप का सॉल्व करोगे, ऊपर का बैलेंस शीट जो लगभग सेम ही होगा, बराबर? उसमें A का कैपिटल, B का कैपिटल, C का कैपिटल होगा, बाद में नीचे क्या एसेट्स दिए होंगे, लायबिलिटी दिए होंगे, बाद में उसका रिवैल्यूएशन बताया होगा। चेंज कहां पे होगा? चेंज होगा गुडविल कैलकुलेशन में। चेंज कहां पे होगा? पीएसआर कैलकुलेशन। चेंज कहां पे होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन। समझ आया? चेंजेस कहां पे होते हैं? नीचे एडजस्टमेंट जो दिए उसमें होते हैं ना। तो मैं अगर अलग अलग टाइप के आपके सामने एडजस्टमेंट रख रहा हूं, गुडविल कैलकुलेशन कैसे करना है अलग टाइप से, क्योंकि वहां पे चेंज हो सकता है। समझ आया? प्रॉब्लम्स लेने की, प्रॉब्लम तो आगे हम बड़ा प्रॉब्लम लेंगे, बट उसमें क्या चेंज हो सकता है? उसमें चेंज हो सकता है क्या? पीएसआर कैलकुलेशन, गुडविल कैलकुलेशन। तो हम वो छोटे छोटे पॉइंट्स में देख रहे हैं कि कैसे कैसे कैलकुलेट हो सकता है। क्लियर? ठीक है। मतलब हमने लास्ट लेक्चर में कैपिटलाइजेशन मेथड से देखा है, सुपर प्रॉफिट मेथड से देखा है। क्लियर? मतलब अलग अलग मेथड से हम ट्राई कर रहे हैं वो समझने के लिए। उतना आपको एडजस्टमेंट समझ में आने लगे तो उस केस में कोई बाकी बचता ही नहीं। आपको ये तो पता होता है कि अल्टीमेटली एडमिशन के टाइम पे रिवैल्यूएशन किया तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहां पे जाएगा, उसमें किसी को टेंशन नहीं आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहां पे प्रॉफिट? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे ना। ओके, ये बड़ी बातें नहीं है। मेन चीज क्या है? एडजस्टमेंट है। क्लियर? तो आगे चलो। A and B are partners of firm sharing profits in the ratio of 3:2। C was admitted for 1/5 share of profit। Machinery would be appreciated by 10%। मशीनरी कितने से बढ़ेगी? 10%। ब्लॉक वैल्यू रुपीज 80,000 and building would be depreciated by 20%, rupees 2 lakh। Unrecorded debtors of 1250 would be brought to books and creditors of rupees 2750 died and did not pay anything। What will be the profit oblique loss on revaluation? रिवैल्यूएशन पे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन मतलब क्या? चलो ध्यान दो, एक थोड़ी सी बात सुनो मेरी। एडमिशन के टाइम पे क्या होता है? एडमिशन के टाइम पे थोड़ा सा ठीक से सुनना। जब एडमिशन होता है तो उस केस में नया पार्टनर आएगा, तो नया पार्टनर क्या लेके आएगा? गुडविल लेके आएगा। नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, ठीक है। तो वो तो गुडविल किसके लिए? क्यों गुडविल दे रहा वो? याद है लास्ट लेक्चर में बताया था, क्योंकि वो 4 साल पहले, मतलब अगर वो खुद का बिजनेस डालता तो उस प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए उसे 4 साल लगते, तो उसे डायरेक्टली मिल रहा है ना पहले ही साल से। तो पुराने पार्टनर क्या बोलते हैं? ये हमारे एफर्ट्स की वजह से तुम आओगे तो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो कहता है ठीक है, जिसने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया उसको मैं कॉम्पेंसेट कर दूंगा, जिसने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया उसको मैं कॉम्पेंसेट कर दूंगा। इस वजह से वो गुडविल लाता है, ये हमने पढ़ा था। तो वो तो ठीक है, गुडविल लाया किसके लिए? कॉम्पेंसेट करने के लिए। अभी अगली बात है, उन लोगों ने, मतलब कौन? पार्टनर्स ने एक लैंड परचेस की थी, एक लैंड परचेस की थी 5 लाख में।
5 लाख में परचेस की थी 10 साल पहले। ये लैंड अगर बेची जाए, आज वो लैंड बेची जाए तो वो लैंड 15 लाख में बेची जाएगी। 5 लाख में थी, 15 लाख में बेची जाएगी। ठीक है, अभी आगे क्या, न्यू पार्टनर आ गया तो न्यू पार्टनर क्या बोलेगा, ये 10 लाख जो है ना उसके ऊपर मेरा भी शेयर है। आपको क्या लगता है 10 लाख जो है उसके ऊपर न्यू पार्टनर का शेयर है या नहीं है? 5 लाख कब आज उसका एडमिशन हो रहा है, 5 लाख कब 10 साल पहले परचेस की थी, अभी उसकी वैल्यू कितनी है 15 लाख। वो अगर बेच दी बीच में, ठीक है, तो उस केस में 10 लाख का प्रॉफिट होगा। क्या उस 10 लाख के प्रॉफिट के ऊपर न्यू पार्टनर का हक बनता है या नहीं बनता? नहीं बनता है। क्यों? उसके आने से पहले वाला प्रॉफिट था। ठीक है, अभी उसके आने से पहले वैल्यू 15 लाख हो चुकी थी, कितनी हो चुकी थी 15 लाख, और उसके बाद में वैल्यू क्या होने लगी और बढ़ने लगी। उसके आने के बाद में भी वैल्यू बढ़ेगी ना। ठीक है, तो अभी वो एसेट हमें बेचनी है कि इमीडिएटली नहीं बेचनी है, बराबर। और जब फाइनली एसेट बेची गई तो उस वक्त वो एसेट 5 लाख की 25 लाख में बेची गई। आफ्टर एडमिशन 5 साल हो गए, उस वक्त 25 लाख में बेची गई। अभी उनके ऊपर एक बात का झगड़ा होने वाला है, किस बात का? प्रॉफिट शेयरिंग, बराबर। न्यू पार्टनर क्या बोलेगा, 5 लाख की एसेट है, 25 लाख में बेची, 20 लाख जो होते हैं उसके ऊपर मुझे भी दे दो, बराबर, वो बोलेगा। लेकिन ओल्ड पार्टनर्स क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे? आपके आने से पहले, ठीक है, कितना था, मतलब 5 लाख में परचेस की थी, 15 लाख उसी वक्त वैल्यू थी। ठीक है, अभी पहली बात मुझे ये डिसाइड करके बताओ कि उससे कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ तो भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कौन सा मिलना चाहिए? जिस दिन वो आया उसके बाद में जो प्राइस बढ़ी, जिस दिन वो आया उसके बाद में जो प्राइस बढ़ी उसका उसे हिस्सा मिलना चाहिए। तो चलो सभी लोग इस बात पे क्लियर है, जिस दिन वो आया उस दिन के बाद का हिस्सा मिलना चाहिए। अब ये बाद में कैसे डिसाइड करें कि उस दिन जब वो आया था उस दिन कितना प्राइस थी और बाद में कितनी प्राइस थी, ये कैसे डिसाइड करें? बाद में 5 साल बाद डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं उस दिन इतनी प्राइस थी। आएगा समझ में क्या बोल रहा हूं? ओके, देखो जिस दिन एडमिशन है उस दिन हम उसकी प्राइस निकाल सकते हैं मार्केट में कितनी है, बट एडमिशन होने के बाद में 5 साल, उस दिन आप सोचते हो कि जिस दिन एडमिशन हो गया उस दिन कितनी प्राइस थी, तो ये ज्यादा सही है या एडमिशन के डेट पे ही कैलकुलेट करना ज्यादा सही है कि आज कितनी वैल्यू है एडमिशन के डेट पे ना? तो एडमिशन के डेट पे हम क्या करते हैं, एसेट रीवैल्यूएट करते हैं, बाद में कंफ्यूजन ना हो। और आज तक का प्रॉफिट किसे मिलेगा? आज तक के पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। और आगे का अगर आज तक का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया तो आगे जब भी बेचा जाएगा तो एसेट ऑलरेडी हमने कितने में दिखाई 15 लाख, तो एसेट बढ़ गई तो डेबिट दे दिया और उतने 10 लाख रुपए मैंने कहां पर डाल दिया? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो जब आगे बेची जाएगी 25 लाख में तो डेफिनेटली दिखाई देगा ना, क्या दिखाई देगा? 15 लाख की ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रही है और कितना प्रॉफिट कमाए? 10 लाख। इस 10 लाख के ऊपर किसका हक है? तीनों पार्टनर्स का। कितने? तीनों पार्टनर्स का। आज समझ में क्या बोल रहा हूं? इस वजह से जब भी पार्टनर आता है रिवैल्यूएशन किया जाता है ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। आज तक की जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन में, आज तक के जो लॉसेस है वो किसे मिलेंगे? किसे? ओल्ड पार्टनर्स को। किसे मिलेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। डन? कोई डाउट है? नो? ओके, ये किसे मिलेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ही मिलेंगे। कोई डाउट? नो? श्योर? ओके, तो आगे और क्या क्या करोगे एडमिशन के टाइम पे? एक तो रिवैल्यूएशन किया, रिवैल्यूएशन करने की वजह समझ में आ गई, क्या वजह है? वजह क्या है? वजह याद रहनी चाहिए। अगर आपको वजह याद है ना तो आगे कंसेप्ट भी याद आते जाते हैं। वजह क्या है? आज तक का जो प्रॉफिट है या आज तक का जो नुकसान है एसेट में वो किसने बेयर करना चाहिए? एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स। और आज हमने रिवैल्यूएशन की, आज तक के प्रॉफिट और लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स को दे दिए तो आगे कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। आगे जो भी प्रॉफिट या लॉस दिखाई देगा वो कब का दिखाई देगा? एडमिशन के बाद में का। तो ये हमें अचीव करना है। इस वजह से आपने क्या किया? रिवैल्यूएशन। अच्छी बात है। आगे और क्या करना है? और क्या? इतना ही एडमिशन देने के लिए। अगर न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर पूछा गया उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया तो न्यू पीएसआर कैलकुलेट करोगे। तीसरा, गुडविल वो कितना लेके आएगा, तो गुडविल का कैलकुलेशन करोगे कैसे? कौन कौन से मेथड पे? कौन से मेथड्स है ना वो? कौन से?
सिंपल एवरेज, बाद में सुपर सुपर, ठीक है, बाद में एन्युटी एंड कैपिटलाइजेशन, उसमें से जो भी डिसाइडेड होगा उनमें उसमें कैलकुलेट करेंगे। और जो भी गुडविल कैलकुलेट हो गया वो पूरा गुडविल न्यू पार्टनर लेके आएगा या न्यू पार्टनर सिर्फ उसका हिस्सा लेके आएगा, उसका हिस्सा। क्यों? क्योंकि पूरा गुडविल जो है, मतलब पूरा प्रॉफिट जो आने वाला है वो थोड़ी ना न्यू पार्टनर को मिलने वाला है। न्यू पार्टनर को गुडविल का कितना मिलेगा? गुडविल की वजह से जो प्रॉफिट मिल रहा है उसका कितना मिलेगा उसे? 1/3। तो क्या बोलेगा, मैं अगर पूरा प्रॉफिट शेयर नहीं करता हूं तो फर्म का पूरा गुडविल मैं आपको क्यों दूं? आपका भी हिस्सा है उसमें, तो मैं 1/3 लेके आऊंगा, मेरा जितना बनता है, मुझे जितना फायदा हो रहा है, तो वो 1/3 ही लेके आता है। वो 1/3 लेके आता है तब किसको मिलता है? जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, ओल्ड को नहीं, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया और जितना सैक्रिफाइस किया उस प्रोपोर्शन में उनको गुडविल बांटा जाता है। क्लियर? अब मैंने आपको उस दिन ये भी बताया था, ए और बी है, सी को लाने के लिए सिर्फ बी ने सैक्रिफाइस किया, तो सी जो पैसा लाएगा वो कौन लेके जाएगा? बी, जिसने सैक्रिफाइस किया। इस वजह से कभी भी ओल्ड पार्टनर्स बोलना नहीं। लेकिन प्रॉब्लम में आपको कुछ भी नहीं बताया कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों ने उनके पीएसआर में सैक्रिफाइस किया, इक्वली नहीं। कैसे सैक्रिफाइस किया? पीएसआर में, ठीक है, इक्वली नहीं, इक्वली नहीं। हाँ, उनका अगर ओल्ड पीएसआर इक्वल हो तो उन्हें सैक्रिफाइस भी इक्वली किया होगा, अगर कुछ बताया नहीं। बट उनका ओल्ड पीएसआर 3:2 है और बताया नहीं कैसे सैक्रिफाइस किया, तो हम क्या मान के चलेंगे? उन्हें 3:2 में ही सैक्रिफाइस किया होगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना, गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। और क्या एडजस्टमेंट? और क्या? हाँ, और एक बात है, अगर वो आता है ना तो वो बोलता है कि ये जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स का भी मुझे हिस्सा दे दो। मतलब एक सिंपल बात है, आप दोनों ने मिलके कुछ खाने पीने की चीजें परचेस की थी, दोनों ने मिलके, दो लोग थे, उन्होंने खाने पीने की चीजें परचेस की थी। अभी आपको पता चलता है दोनों के लिए परचेस की थी, ठीक है, मतलब 2 ही बर्गर थे और ड्रिंक थी, मतलब कोल्ड ड्रिंक थी। हाँ, आपके साथ अच्छे से बोलना पड़ रहा है, हाँ, नहीं तो बिगड़े हुए लोग हैं सामने सभी। हाँ, तो ड्रिंक कौन सी? कोल्ड ड्रिंक थी। अभी नया कोई आ रहा है मिलने के लिए, क्या करोगे? छुपा देंगे या खा लेंगे? उसके आने से पहले खा लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? समझोगे? अनलेस सामने आने वाला कौन है वो अलग बात है, बट जनरली आप क्या करोगे? अरे 2 ही है, वो आएगा तो कैसे शेयर करेंगे, ठीक है, तो दोनों खा लेंगे। वैसे ही है, आज तक रिजर्व जो कमाया किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। जब न्यू पार्टनर आता है तो वो भी शेयर मांग सकता है, कंफ्यूजन ना हो तो पहले वो शेयर जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को दे दो, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दो। रिजर्व शेयर किए जाते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं लिख देना वहां पे। स्टेप्स फॉर एडमिशन, स्टेप्स फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर, स्टेप्स फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर, स्टेप्स फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर। पहला, बोलो पहला, पहला स्टेप क्या? गुडविल, गुडविल कैलकुलेशन। New partner will bring his share of goodwill. New partner will bring his share of goodwill and new partner will bring his share of goodwill and will share it to किसे? हाँ? Will share it to sacrificing partner in sacrificing ratio. क्लियरली बोल रहा हूं, sacrificing partner। मैंने क्लियरली लिखा है, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब पूरा गुडविल नहीं लाएगा, गुडविल का उसका हिस्सा, उससे जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना हिस्सा लेके आएगा। अब ये गुडविल फर्म में लेके आया, कौन लेके जाएगा? कौन सा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर? सिंपल बात है, कभी भी ओल्ड रेशियो में नहीं, बट ओल्ड रेशियो वहां पे लिख देना, वहां पे लिख देना, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, if no information is given regarding sacrifice by partner,
देन क्या करना है, देन तो कैसे, PSR, then old PSR is treated as sacrificing ratio, then their old PSR is treated as sacrificing ratio, then their old PSR is treated as sacrificing ratio. Done. आगे दूसरा स्टेप, revaluation of assets and liabilities, revaluation of assets and liabilities up to the date of admission. Up to the date of admission. Admission. Clear? Up to the date of admission. तो रिवैल्यूएशन कैसे करोगे, बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, वहां पे छोटा सा एक अकाउंट बना देना, एकदम नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा, एकदम केरा जैसा। अरे माइनर, माइनर की वजह से बोल रहा हूं, हाँ मुझे पता है कि वो प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा नहीं लगता, ठीक है, बट अपने क्लास में और कौन माइनर है? हाँ नीतू जैसा, ठीक है अभी, हाँ अभी ठीक है, या वो भी ठीक नहीं है? कैसे लोग ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एसेट, उसमें क्या करना है, डेबिट साइड पे लॉस और क्रेडिट साइड पे क्या करना है, प्रॉफिट ऑब्लिक गेन्स। ये तो कोई अलग बात नहीं है बराबर। तो आप मुझे बताओ लॉस कब होता है, जब एसेट कम हो जाती है, जब एसेट कम हो जाती है तो क्या होता है, लॉस। और जब लायबिलिटी बढ़ जाती है अभी अब देखो मैंने क्या बताया, एसेट कम होती है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट दे दो, लॉस है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट मिला तो एसेट को क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा ना। एसेट अगर कम हो जाती है तो आपने रिवैल्यूएशन को डेबिट दे दिया, रिवैल्यूएशन को क्या दिया, डेबिट, ओके, और क्या एसेट को क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिंपल बात है समझने वाली। और बाद में लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या करोगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट दोगे, लॉस है ना, ठीक है, और एसेट को क्या करोगे, क्रेडिट, सॉरी लायबिलिटी को क्या करोगे, लायबिलिटी की बात करो, लायबिलिटी बढ़ गई तो लायबिलिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट और लायबिलिटी को क्रेडिट। फिर से एसेट बढ़ गई, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, एसेट बढ़ गई क्या हो गया, फायदा। तो एसेट अगर बढ़ गई तो फायदा हो गया, तो फायदा हो गया, एसेट बढ़ गई तो फायदा हो गया, तो आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, डेबिट किसे करोगे, डेबिट किसे करोगे, एसेट को, ओके। और लायबिलिटी अगर कम हो गई तो फायदा है कि लॉस है, फायदा, तो लायबिलिटी कम हो गई तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, ओके, और डेबिट किसे फिर, इतना ऐसा क्या मतलब हुआ क्या है, मतलब आवाज ही नहीं, क्या हुआ क्या आप लोगों को, आवाज ही नहीं निकल रही, हाँ सो जल्दी उठने का असर है क्या, लोग दोपहर के टाइम पे कैसे चिल्लाते रहते हैं, ऐसे चहकते रहते हैं, हाँ 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 ठीक है, हाँ। तो चलो, तो लायबिलिटी जो है वो लायबिलिटी वहां पे क्या है, कम हो गई तो आपका फायदा है, किसी को पैसे कम देने हैं तो लायबिलिटी कम हो गई तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, तो डेबिट किसे, लायबिलिटी को। एक ही बोला, बाकी लोगों का मतलब फिर भी एनर्जी नहीं आए, हाँ। तो कहना यहाँ पे ये है कि एंट्रीज याद रखनी है, एंट्री सिंपल है, एसेट बढ़ गई प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो और डेबिट ऑटोमेटिकली एसेट को आना ही चाहिए क्योंकि एसेट बढ़ गया, एसेट को कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आना चाहिए, क्लियर। अभी ये हो गया, ध्यान दो ये हो गया। तो ऐसी केस में जो भी प्रॉफिट आएगा कहां पे जाएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा कहां पे जाएगा, P&L अकाउंट किसने बोला, पकड़ो उसे,
कौन है? कौन है वो? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर और लॉस हो। अभी आप देखो यहां पे डेबिट हो रहा है तो पार्टनर को क्या, कैपिटल अकाउंट क्या मिलेगा? कैपिटल अकाउंट को क्या मिलेगा? क्रेडिट। डन। हो गया? डन। समझा? क्लियर? अभी यहां पे एक बात ठीक से सुनना, एक बात ठीक से समझना, ध्यान दो। मतलब मुझे ये तो चाहिए कि नया पार्टनर आए तो उससे हमारा कोई प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए अभी तक का। रिजर्व ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफर करने आगे मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। प्रॉफिट आज तक जो है एसेट बढ़ने की वजह से, लायबिलिटी कम होने की वजह से, वो भी किससे मिले? वो भी किससे मिले? ओल्ड पार्टनर्स को ही मिल जाए। ये सभी हम बातें देख रहे हैं, बट उसमें क्या हो रहा है, इस चीज में क्या हो रहा है, एसेट अगर बढ़ रही है ना तो एसेट की प्राइस बढ़ रही है। मतलब बैलेंस शीट जो बनेगी ना, वो बैलेंस शीट कैसे बनेगी? न्यू अमाउंट पे बनेगी ना। एक साइड पे आपने प्रॉफिट दिखा दिया, एसेट ज्यादा दिखा दिया तो एसेट बढ़ गई, एसेट को डेबिट दे दिया और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट दे दिया। बट पार्टनर्स ये चाहते हैं, ध्यान दो ठीक से सुनना, पार्टनर्स ये चाहते हैं, पार्टनर्स क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हाँ क्या चाहते हैं? इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया। ये टाइम पे कौन आता है? हाँ हाँ। तो पार्टनर जो है, पार्टनर ये चाहते हैं कि इवन दो नया पार्टनर आए, हम रिवैल्यूएशन भी कर ले, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी ट्रांसफर कर ले, फिर भी नई बैलेंस शीट जो बननी चाहिए ना, वो नई बैलेंस शीट ओल्ड प्राइस पे ही बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें लोगों को दिखाना नहीं हमारे पास इतनी एसेट है। मेरे तो है वो पार्टनर्स, फर्क ये है कि मेरे पास है ही नहीं, ठीक है, और वो दिखाना नहीं चाहते। हाँ 6 महीने। कौन बोला? हाँ उस ओके, वो तो ऐसे ही बोलने के लिए। हाँ तो यहां पे कहना क्या है कि वो नहीं चाहते कि हम ये दिखाए कि कितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज वहां पे क्या है कि बढ़ गए, नहीं दिखाना चाहते, नए प्राइस पे नहीं करना चाहते। वो ये तो चाहते हैं कि नया पार्टनर आए, ठीक है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एसेट है, आपको पता है लैंड की प्राइस बढ़ गई, मुझे आप एडमिशन देना चाहते हो, आपको ये पता है कि मैं आ गया और अभी रिवैल्यूएशन नहीं किया, तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होगा? अभी रिवैल्यूएशन नहीं किया तो आगे जाके जब एसेट बेची जाएगी ना, तो उस वक्त प्रॉब्लम आएगा कि नहीं मैं भी पूरे प्रॉफिट का हिस्सा मांगूंगा। उस वक्त आप बोलोगे कि नहीं, आपके आने से पहले इतना था, इतनी प्राइस तो बढ़ चुकी थी, तो उस वक्त तक हम नहीं देंगे। तो उसके ऊपर झगड़ा करने की वजह आप चाहते हो, क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि मेरे आने से पहले रिवैल्यूएशन किया जाए। पर आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि हमें एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करनी। आप बोलोगे ऐसा कैसे होगा? आप एक साइड पे रिवैल्यूएशन भी करना चाहते हो और दूसरी साइड पे एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू भी चेंज नहीं करना चाहते। तो ऑप्शन क्या दे सकता है? ऑप्शन क्या दे सकता है बोलो? सीए। आप सीए हो ना? हाँ चलो, सीए के एटीट्यूड में बताओ ऑप्शन क्या है। वो बोल रहे हैं रिवैल्यूएशन को, आप उनकी बेसिक प्रॉब्लम समझो। वो एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इसमें इंटरेस्टेड है कि एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू जो अभी तक चेंज हुए ना, उसमें जो प्रॉफिट हो गया ना, वो प्रॉफिट न्यू पार्टनर को ना मिले। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारा हक है। आप वही बोलोगे ना, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यूज ऑफ एसेट, सिर्फ आप ये चाहते हो आज तक जो एसेट की वैल्यू बढ़ गई ना, उसके ऊपर सिर्फ हमारा हक है, उसके लिए कुछ करो। बट एट द सेम टाइम उन्होंने कंडीशन डाल दी। उन्होंने कंडीशन क्या डाल दी? एसेट की प्राइस बढ़नी भी नहीं चाहिए, बढ़ा के दिखानी भी नहीं है। क्या कर सकते हो? ओके, मैंने अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट कम हो गई तो मैंने क्या दिखाया? डेबिट। तो एसेट को क्रेडिट दिया होगा ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ऑटोमेटिकली क्या हो गया? एसेट की वैल्यू में चेंज हो गया और नई बैलेंस शीट जो बनेगी वो नई वैल्यू से बनेगी। लेकिन उन्हें ये नहीं चाहिए, वो बोलते कि ठीक है प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कर दो बट एसेट में चेंज नहीं होना चाहिए। अब वो बोलते ऐसा कैसे चलेगा?
डबल एंट्री सिस्टम में एक को डेबिट दे दिया, दूसरे को क्रेडिट होना ही है। समझ आ गया? आपके दिमाग में वही चल रहा है। मैं आपके फर्म में आने वाला हूं, आप लोग क्या चाहते हो कि प्रॉफिट मुझे ना मिले। कब तक का? आज तक के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मुझे ना मिले, करेक्ट हो आप। लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा है अगर रिवैल्यूड प्राइस पे एसेट लिखे तो एसेट बहुत ज्यादा दिखाई देंगे या बहुत कम दिखाई देंगे, जो भी है। आप नहीं चाहते नए प्राइस पे एसेट्स दिखाना, ओल्ड प्राइस पे ही बैलेंस शीट कंटिन्यू करना चाहते हो। बट एट द सेम टाइम ओल्ड प्राइस पे कंटिन्यू किया तो प्रॉब्लम क्या है, कल जाके वो एसेट बेची तो उसमें जितना प्रॉफिट हुआ ना, अगे उसमें मैं भी हक मांगूंगा, ऐसा आपको डर लगता है। समझ आ गया? खुद को वहां पे उस सिचुएशन में डाल के देखो, ठीक है। आप नहीं चाहते एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज करना, लेकिन आपको एक वहां पे क्या है कि पर्सन अकाउंटेंट वो क्या बोल रहे हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, अगर मैं रिवैल्यूएशन को डेबिट दूंगा एसेट कम होने से, तो एसेट को क्रेडिट तो जाना ही है, तो ये नहीं हो पाएगा, ये ना चल रहा है। ऐसा कौन बोल रहा है? अकाउंटेंट। ऑप्शन बोलो क्या क्या कर सकते हैं? सिचुएशन समझी? 2-3 बार मैंने एक्सप्लेन किए, कोई डाउट है उसमें? सिचुएशन क्या आपके दिमाग में? आप एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज करना चाहते हो क्या, या चेंज करके दिखाना चाहते हो? हाँ या ना? नहीं। करेक्ट है, नहीं दिखाना चाहते। अच्छी बात है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद में लेकिन आप प्रॉफिट जो है वो मेरे साथ कभी शेयर ना हो, ये चाहते हो? मतलब कभी मतलब आज तक का, एडमिशन डेट तक का चाहते हो? यस, ये चाहते। तू मुझे क्लास के बाद में मिल, तुझसे प्रॉफिट लेता हूं मैं, हाँ ठीक है। तो बाकी लोग चाहते हैं? नहीं चाहते, ठीक है। तो ऐसे केस में दोनों कैसे होगा? अकाउंटेंट को आपने बोला ऐसा करना है, अकाउंटेंट क्या बोल रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन को डेबिट मिल रहा है तो एसेट को क्रेडिट मिलेगा, तो एसेट की वैल्यू तो चेंज होनी है। अगर ऐसा नहीं किया तो रिवैल्यूएशन को अब हम डेबिट करें क्रेडिट करें, उस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहां पे जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मतलब पार्टनर्स कैपिटल चेंज हो जाएगा, लायबिलिटी साइड चेंज हो गई, और एसेट चेंज नहीं करोगे तो टैली कैसे होगा? प्रॉफिट तो दिखाना चाहते हो, प्रॉफिट से क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा, करेक्ट है। आज तक का 10 लाख से एसेट बढ़ गई दिखाओगे और पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा। एट द सेम टाइम आप ये चाहते हो कि क्या क्या वैल्यूज एसेट्स के चेंज भी ना हो। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नहीं है? है या नहीं? हाँ या ना बोलो सभी। पॉसिबल है? नहीं ना? बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। नहीं, हाँ जोर से नहीं, ठीक है। तो पॉसिबल है, मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, ठीक है। तो पॉसिबल है, तो मैं बोलता हूं आप अकाउंट ही मत बनाओ, ये जो है वो आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक। अकाउंट ही मत बनाओ। अकाउंट बनाओगे तो एक को डेबिट दिया तो दूसरे को क्रेडिट देना पड़ेगा, बराबर। मैं कहता हूं तुम रफ बेसिस पे प्रॉफिट निकाल लो, आज तक का कितना है। हम एक काम करते हैं, रफ बेसिस पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो रफ बेसिस पे निकालेंगे मतलब कहीं पे डेबिट और क्रेडिट नहीं देंगे, तो रफ बेसिस पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो उस अकाउंट का नाम होगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। याद है मैंने मेमोरेंडम कंसेप्ट कहीं पे पढ़ाई थी, कहां पे? जॉइंट वेंचर। वहां पे भी मैंने बोला था रफ बेसिस पे आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो मैं वही बोल रहा हूं एक बार रफ बेसिस पे आप प्रॉफिट तो निकालो। तो रफ बेसिस पे प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट कितना निकला रफ बेसिस पे? 10 लाख आज तक का। 5 लाख में परचेस की थी लैंड, अभी कितनी है? 15 लाख। 10 लाख प्रॉफिट निकला, बराबर। 10 लाख प्रॉफिट निकला। अभी 10 लाख प्रॉफिट को क्या करेंगे, क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में पहले किसको बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को, उन्हें क्रेडिट हो गए 5 लाख, ठीक है। बाद में क्या करेंगे? बाद में क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में उनको क्रेडिट कर दिया, जो भी है, बाद में क्या करेंगे? लेकिन अभी एक साइड हो गई, एक साइड बढ़ गई। कौन सी साइड बढ़ गई? कौन सी बढ़ गई? कैपिटल, मतलब लायबिलिटी साइड बढ़ गई, क्योंकि कैपिटल में डाल दिया ना, ठीक है। तो एसेट साइड तो वैसे भी नहीं बढ़ा रही है, तो अभी आप क्या करोगे? ये जो है वो न्यू रेशियो में रिवर्स कर दोगे, न्यू रेशियो में रिवर्स कर दोगे। होगा क्या? ध्यान दो, ठीक से सुनो, होगा क्या? मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। चलो, ओल्ड रेशियो में बांट दिया प्रॉफिट, कितना हो गया? 10 लाख ना,
ओल्ड रेशियो में, मतलब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये रफ अकाउंट है, डेबिट दे रहा हूं मतलब समझो रफ अकाउंट है, इसे मैं सच में डेबिट नहीं देने वाला हूं, अभी आप सिर्फ समझो, या इसे, हाँ अभी आपके सामने कितना 10 लाख है ना, 2 इज कैपिटल अकाउंट, कितना 5 लाख, 2 इज कैपिटल अकाउंट। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की कंसेप्ट बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस इससे पहले आ चुके हैं, ये इंटरमीडिएट लेवल पे आते थे क्वेश्चंस, अभी इंटरमीडिएट लेवल का ही चैप्टर फाउंडेशन पे आ गया ना, इंटरमीडिएट में अभी पार्टनरशिप एडमिशन नहीं है, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, और इंटरमीडिएट में पार्टनरशिप का एडमिशन नहीं है, तो जो भी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस इंटरमीडिएट में पूछे जाते थे वो फाउंडेशन में आने के बहुत चांसेस है। पहले क्या करते थे, फाउंडेशन के लिए सिंपल रखते थे, और इंटरमीडिएट में ये क्वेश्चन पूछते थे मेमोरेंडम वाले। अभी क्या हो गया, इंटरमीडिएट में ये चैप्टर है क्या, नहीं है, अभी जो भी वो भड़ास निकालेंगे कहां पर निकालेंगे, फाउंडेशन में, तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दो, 5 लाख 5 लाख, अभी क्या करोगे, क्या करोगे, इसे रिवर्स कर दोगे, न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर, तो क्या इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू रेशियो में कितना आता है, 10 लाख का 1/3, 3,33,332, 3 बीज कैपिटल 3,33,330, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या इफेक्ट होगा ये बाद में आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ आप रिवर्स कर दो न्यू रेशियो में, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 10 लाख, तो बात खत्म, ये जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना था वो खत्म हो गया। अभी देखो ध्यान दो, हुआ क्या, एक कैपिटल अकाउंट को कितना क्रेडिट गया 5 लाख, और डेबिट कितना गया 3 लाख, मतलब इफेक्टिवली उनके अकाउंट में कितना गया, सोच के बताओ, इफेक्टिवली उनके अकाउंट में कितना क्रेडिट गया, 5 लाख का क्रेडिट और 3,33,333 का डेबिट, कितना एक्चुअली क्रेडिट गया इफेक्टिवली, 5 लाख का क्रेडिट और 3,33,333 का डेबिट, 1 लाख डिफरेंस ना, 1,66,667, और बी को भी कितना गया 1,66,667, ये दोनों क्या गया, क्रेडिट गया ना, कैसे सर क्रेडिट गया, 5 लाख का, देखो यहाँ पे 5 लाख का क्रेडिट है और 3,33,000 का डेबिट है, अल्टीमेटली उनके अकाउंट में कितना पैसा गया 166 का क्रेडिट, और ए के अकाउंट में क्रेडिट, बी के अकाउंट में और सी के अकाउंट में डेबिट, कितना गया डेबिट, एक ही बार गया ना, 3,33,330, 4, हाँ 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए यहाँ पे, रीजन समझ में आ गया, 4 क्यों, 1 रुपए का वो फ्रैक्शन की वजह से डिफरेंस आता है ना 4। अभी आप ध्यान दो, सर ए एंड बी को इतना मिला और सी के अकाउंट से इतना डेबिट किया, मतलब कैपिटल बढ़ता है या कम होता है, याद है क्या, मैंने बोला था चलो जी आज साफ साफ कहता हूं, याद है कि नहीं, इतनी सी बात है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड पे जाता है, इतनी सी बात है, ठीक है, और एसेट कम, कैपिटल कम होता है तो डेबिट साइड पे जाता है, इतनी सी बात है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अभी यहां पे ए एंड बी को क्रेडिट मिल रहा है मतलब कैपिटल बढ़ रहा है, और सी को डेबिट मिल रहा है मतलब उसका कैपिटल कम हो रहा है, समझ में आ गया, ओके आगे। अभी आप देखो हुआ क्या एग्जैक्टली, ध्यान दो, आपका क्वेश्चन था 5 लाख की एसेट है, जिस दिन एडमिशन हुआ उस दिन कितने की है, बोलो 15 लाख। अभी आपको कंसेप्ट की तरफ ध्यान देना है, और जब सेल की तब कितना है 25 लाख। न्यू पार्टनर का हक किसके ऊपर है, एडमिशन डेट के बाद में सेल तक, बराबर, इसके ऊपर हक नहीं है, नो, समझे। तो ये जो 10 लाख है, अगर इसका रिवैल्यूएशन नहीं किया, एडमिशन डेट तक, तो जब बेची जाए तो प्रॉफिट कितना दिखाई देगा 20 लाख, ठीक है। 20 लाख में न्यू पार्टनर शेयर मांगेगा, हाँ है ना, हाँ, तो उसको कितना शेयर मिल रहा है, न्यू पार्टनर सी को कितना मिल रहा है 1/3, मतलब क्या 6,66,667, 1/3 20 लाख का। अभी ध्यान देना,
अभी ध्यान देना, इसमें से याद है 20 लाख में से 10 लाख कब का था? एडमिशन के पहले। मतलब इसको डबल प्रॉफिट मिल रहा है। किसका प्रॉफिट मिल रहा है? वो एडमिशन के पहले वाला ओल्ड पार्टनर्स का। मतलब ये ओल्ड पार्टनर का पैसा अगर रिवैल्यूएशन नहीं किया तो न्यू पार्टनर को मिलेगा। यहां तक करेक्ट है? यहां तक समझा सभी को? सभी को समझा है? अगर रिवैल्यूएशन नहीं किया तो ओल्ड पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए तो वो किसे मिलेगा? न्यू पार्टनर को। और कितना मिलेगा? ओल्ड पार्टनर का न्यू पार्टनर को कितना मिलेगा? 6,66,667 या 3,33,334। सोच के बताना। ओल्ड पार्टनर का पैसा किसे मिल रहा है? ओल्ड पार्टनर का कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? ये 20 लाख में से उसका खुद का हक कितना बनता है? नहीं, उसका 10 लाख में से 1/3 उसका हक बनता है ना। उसके आने से पहले कितना फायदा हुआ था? 10 लाख। उसके ऊपर उसका हक नहीं था, फिर भी उसे मिल रहा है। उसके आने से पहले जो 10 लाख से वैल्यू बढ़ी, उसके ऊपर उसका हक नहीं था, फिर भी उसे प्रॉफिट हो रहा है। बराबर कितना? 3,33,333 और 34। क्लियर? हमें बात ऑब्जेक्शन उसके खुद के 3,33,333 पे नहीं थी। हमें बात ये थी कि तुम्हारे आने से पहले जो 3,33,334 का प्रॉफिट आपको आगे जाके मिलेगा, उसका प्रॉब्लम है। तो हमने उसके अकाउंट से पहले डेबिट कर दिया ना। उसके आते ही क्या किया? उसके अकाउंट से 3,33,334 डिडक्ट किया और वो किसके अकाउंट में डाल दिया? ए एंड बी के। मतलब कल जाके जब वो एसेट बेची जाएगी तो उसे 3,33,334 मिल रहा है, उसका आपको कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि पहले ही डेबिट कर दिया ना। समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं? उसको मैंने क्या बोला? आप रफ अकाउंट बनाओ। ओल्ड रेशियो में उनको उसको बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स को, और न्यू रेशियो में रिवर्स कर दो। तो इफेक्टिवली क्या हो गया? एक के अकाउंट में गए 166,667, बी के अकाउंट में गए 166,667 और सी के अकाउंट में डेबिट हुए 333,334। ये क्यों डेबिट किया? उसका कैपिटल कम क्यों किया? गलत बात है ना। उसे हम क्या समझाएंगे? नए पार्टनर को क्या समझाएंगे? तुम्हारे अकाउंट को ये डेबिट क्यों किया? एडमिशन के टाइम पे तुम्हारे अकाउंट को कैपिटल जो लाए उसमें से 3,33,334 डेबिट क्यों किया? उसे क्या समझाओगे? कुछ तो भी समझाना पड़ेगा ना। वो तो चिल्लाएगा ऐसा क्यों किया आपने? एडमिशन के पहले का प्रॉफिट किसे मिलना चाहिए था? ओल्ड पार्टनर्स। बट हम रिवैल्यूएशन नहीं दिखाए, तो ये जो प्रॉफिट है वो जब आएगा वो तुम भी शेयर कर लोगे, बराबर ना। और उसका फायदा तुम्हें कितना मिलेगा? जब भी बेचेंगे तो 3,33,334 तो मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, आज तुम्हारे अकाउंट में डेबिट करते हैं, कल जाके 10 लाख में से तुम ले लो जब आएंगे तो। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, फिर से एक बात बोल रहा हूं, ठीक है। कितना डेबिट किया सी के कैपिटल अकाउंट में? बोलो कितना डेबिट किया? 3,33,334। ऐसा सी ने गुनाह क्या किया था? कुछ नहीं किया, फिर भी डेबिट कर दिया। गलत बात है ना। एडमिशन का वो गुडविल अलग लाया है, गुडविल की बात नहीं चल रही, कैपिटल अलग लाया है, प्लस ये 3,33,334 डेबिट कर दो। लोग बोल रहे बच्चे की जान लेगा क्या? मतलब उसका ये एक्सप्रेशन, आप उसे क्या समझाओगे? उस बच्चे को क्या समझाओगे? देखो उसे आप क्या समझाओगे? देख भाई, हमने 5 लाख में एसेट परचेस की थी 10 साल पहले, वो एसेट हमने रखी 10 साल के लिए, आज जाके उसकी कीमत है 15 लाख। तू आया तो हमें एक पहला ऑप्शन है कि एसेट की वैल्यू चेंज कर दूं और पूरा 5 लाख हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दूं। लेकिन हमें न्यू वैल्यू पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाने है या नहीं है? नहीं है। अगर हमने न्यू वैल्यू पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं दिखाए तो क्या होगा? कल जाके जब वो बेचे जाएंगे तब प्रॉफिट आएगा, तब तुम भी उसका हिस्सा मांगोगे। बट उस 10 लाख का तुम्हें हिस्सा मिलना चाहिए था क्या? नहीं। फिर भी हम देंगे, कोई टेंशन मत ले, देंगे। बट उसके लिए तेरे अकाउंट से अभी 3,33,334 माइनस कर देंगे। समझ आ गया? ठीक है। इससे क्या होगा? अल्टीमेटली क्या हो गया? कैपिटल बढ़ा नहीं। कैसे? ए एंड बी को जो क्रेडिट हुआ ना, वो किसके अकाउंट से हुआ? ए के। अल्टीमेटली ए का कम हुआ, बी एंड सी का सी का कम हो गया और ए एंड बी का बढ़ गया।
लायबिलिटी साइड चेंज ही नहीं हुई, क्योंकि एक के अकाउंट से निकाल के दूसरे के अकाउंट में डाल दिया, तो इस वजह से एसेट साइड चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। समझा? आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? बोलो, मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैं नया पार्टनर हूं, मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैं बोल रहा हूं नहीं ये गलत बात है, आपने मुझे क्यों डेबिट किया? मैं ऐसे हाँ झगड़ा करने के लिए आया हूं, ठीक है? हाथ में क्या हाँ है ना यहाँ पे? हाँ हाँ चल हाँ हाँ, तो मैं झगड़ा करने के लिए आया, हाँ मेरे अकाउंट को ये डेबिट क्यों किया? ठीक है, और बोले मेरे अकाउंट को हाँ ठीक है, तो मेरे अकाउंट को डेबिट क्यों किया? हाँ पिछले साल का कौन सा प्रॉफिट? हाँ हाँ, बट पिछले साल का प्रॉफिट और मेरा क्या कनेक्शन है? हाँ हाँ, मैं इस बार आ गया तो मुझे क्यों डेबिट कर रहे हो? कब देंगे? हाँ बाकी कौन बता सकता है? मुझे इसका नहीं समझा है तू। हाँ तो मेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आया तू। हाँ कपिल शर्मा याद है ना? कौन सा वो कैरेक्टर? अरोड़ा, डॉक्टर। हाँ मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आया तू। तो, हाँ मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल पसंद नहीं आया तू। हाँ तो बोलो कौन बताएगा? हाँ दूसरा कौन बताएगा? बताओ नहीं तो हर एक को पिटूंगा मैं यहाँ पे। किसका डिटेल में बोलो? एडमिशन के पहले प्रॉफिट तुम्हारा किस चीज का, ये तो बताना चाहिए ना। पहले से बोलो, एसिड कितने में परचेस की थी आपने? कितने, कब? ये भी मैं ही समझा रहा हूँ। ठीक है, एसिड कब परचेस की थी? 10 साल पहले। कितने में? 5 लाख में। ठीक है, अभी अभी एडमिशन के डेट पे उसकी इतनी वैल्यू है 15 लाख। ठीक है, तो आपका कितना बनता है? 10 लाख। तो मैं बोल रहा हूं आप बांट लो ना, क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्यों डेबिट दे दो? हमें रिवैल्यूएशन नहीं करना है बराबर। तो रिवैल्यूएशन नहीं किया तो आगे प्रॉब्लम क्या होगा? जब प्रॉफिट होगा तब मैं भी मांगूंगा बराबर। ठीक है, तो ऐसे केस में हाँ आगे बोलो, यहां तक तो मैंने बता दिया। तो आगे मुझे कितना मिलने वाला है? वो 10 लाख का 1/3 कितना? 1/3 कितना आता है? 3,33,333 और 4। ठीक है, तो इस वजह से अभी आप क्या करो, पहले से ही मेरे अकाउंट से कट कर रहे हो। किसके अकाउंट में रख रहे हो? ए एंड बी। तो कल जाके जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा कितना? ठीक है, 6,66,000। ओके 6 लाख कैसे? हाँ तो ये जो हाँ आगे जितना होगा वो अभी नहीं सोचेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो उससे। सिंपल बात है, आगे 10 लाख जब भी होगा, उससे ज्यादा होगा तो उसमें तो मेरा हक बनता ही है, नो डाउट, क्योंकि एडमिशन के बाद में प्रॉफिट हो गया। बट अभी तक का जो भी है ओके वो क्या हो जाएगा? 10 लाख। ओके 10 लाख अभी तक का जो है वो मुझे मिलने वाला, उसका हिस्सा 3,33,334, और उसका आज डेबिट किया तो 10 साल के बाद में क्या क्या होगा? मुझे क्रेडिट हो जाएगा, मिल जाएगा ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज नहीं तो कल एसेट बेचेंगे। मेरा ये कहना है कि अगर कल जाके मैंने रिटायरमेंट ले ली और उससे पहले एसेट ही नहीं बेची तो क्या? रिटायरमेंट के टाइम पे वैसे भी रिवैल्यूएशन होता है ना। रिटायरमेंट के टाइम पे वैसे भी रिवैल्यूएशन होगा। रिटायरमेंट के टाइम पे क्या दिखाई दे? एसेट 5 लाख की दिखाई दे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया नहीं था। रिटायरमेंट के टाइम पे क्या हो जाएगा? वो 25 लाख दिखाई देगी फॉर एग्जाम्पल। तो वैसे भी जो 10 लाख आने से पहले वाला प्रॉफिट है उसका तो हिस्सा मिल रहा है ना। तो टेंशन लेने की मुझे कुछ जरूरत नहीं, सेल हो या रिटायरमेंट हो, उस वक्त रिवैल्यूएशन होने ही वाला है। देख किसी ने बोला नहीं, मतलब किस किस को पीटू अभी? हाँ हाँ सबको। आउच। तो चलो हाँ ये अच्छे अच्छे आइडिया यार, सुबह सुबह है ना। ठीक है हाँ
मतलब जो लेट आता है उसको एक दे देना। हाँ, मतलब अगर 1 मिनट लेट आए तो एक, ठीक है, 2 मिनट आए तो 2 बार। इसको तो 60 पढ़ने चाहिए। हाँ, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब ये तुम डिस्ट्रीब्यूट कर लो कहां कहां पे 60। अरे मतलब इस हाथ पे कितने, इस हाथ पे कितने, ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? नो। तो हम क्या करेंगे, इन शॉर्ट, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। इन शॉर्ट वो आप रफ कैलकुलेशन कर लो, आपको ये एंट्री में से क्या करना है, इन शॉर्ट एंट्री क्या करनी है। इन शॉर्ट ये जो है मैंने डिटेल में बता दिया, क्योंकि मैंने डायरेक्टली एंट्री बता दी होती ना शॉर्ट में तो आपको समझ में नहीं आती। इन शॉर्ट आप क्या करो कि ए के अकाउंट को क्रेडिट दे दो, बी के अकाउंट को रफ कैलकुलेशन करो, कितना है 10 लाख ना, रफ कैलकुलेशन किया तो कितना है 10 लाख, उसमें 10 लाख में से सी को कितना फायदा मिलेगा, 1/3, 3,33,334, उसका भी प्रॉब्लम है। तो उतना आप क्या करो, एक ए और बी को क्रेडिट कर दो और सी को डेबिट कर दो डायरेक्टली। जिसको गेन हो जाए उसको डेबिट करते हैं, हमेशा याद रखना, भले वो गुडविल हो या यहाँ पे आगे जाके किसको गेन होने वाला है, सी को, तो सी को डेबिट करते हैं एंड ए एंड बी को डेबिट करते हैं, क्योंकि वो सैक्रिफाइस करने वाला आगे। सो ए एंड बी को क्या बोला, डेबिट बोला या क्रेडिट, मैं बोलते हो गलती से बोल दिया, ए एंड बी को क्रेडिट कर देंगे, जो सैक्रिफाइसिंग है उसे मिलना चाहिए ना, तो उसे क्रेडिट मिलना चाहिए, और सी को डेबिट करेंगे। हमेशा गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है। गुडविल में आप बोलो गेनिंग पार्टनर कौन होता है, गुडविल में न्यू पार्टनर गेनिंग होता है, न्यू पार्टनर गेनिंग होता है या ओल्ड पार्टनर्स गेनिंग होते हैं, न्यू पार्टनर्स, जनरली न्यू पार्टनर गेनिंग होता है। तो जब भी वो गुडविल लेके आता है तो न्यू पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो इन शॉर्ट क्या होगा, इन शॉर्ट हाँ, क्या बोलो, सीज ऊपर हेडिंग लिख देना सिर्फ, ये क्या है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या लिख देना, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लिखने से पहले मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट वेयर क्या, वेयर पार्टनर्स आर नॉट विलिंग टू क्या, पार्टनर्स आर नॉट विलिंग टू revaluate the assets and liabilities, revaluate the assets and liabilities। ये कब करना है, पार्टनर्स आर नॉट विलिंग टू revaluate assets and liabilities। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन लिख देना, व्हेन पार्टनर्स आर नॉट विलिंग टू revaluate, एक्सप्लेनेशन लिख दो। हाँ, ये ऊपर का लिख दिया, क्या लिखा, ये ऊपर का, ये नॉर्मल रख दो, ये नॉर्मल रख दो, ये अलग, क्योंकि इसमें हमने क्या बोल रहा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट ना, मतलब अगर रिवैल्यूएशन को डेबिट होगा तो एसेट को क्रेडिट, ठीक है। ये कहां पे आता है, व्हेन
when partners are ready to prepare balance sheet at क्या at revalued price. ये बीच में का नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन था कि पहले क्रेडिट करिए और बाद में डेबिट करिए। अल्टीमेटली क्या हो गया कि उनको 5 लाख मतलब मिलने चाहिए थे, बट अभी पूरे नहीं मिल सकते, क्लियर। तो हमने उसे रिवर्स कर दिया और अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आ गया, ये इफेक्ट आ गया। ये हेडिंग क्लियर ना, पहले वाला हेडिंग क्लियर किया, अभी सेकंड वाला इसके ऊपर भी हेडिंग लिखा है आपने इन शॉर्ट के ऊपर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिख देना, क्या कुछ लिखा है ना एक्सप्लेनेशन आपने, किसमें एक्सप्लेनेशन लिखा है, नॉट विलिंग टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में लिखा है ना, उसमें लिखो व्हेन पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एट रिवैल्यूड प्राइस, देन क्या होगा, देन then will calculate profit on revaluation on rough basis on rough basis on rough basis ब्रैकेट में लिखना प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रफ बेसिस मतलब क्या, ब्रैकेट में लिखना प्रिपेयर रिवैल्यूएशन सॉरी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। आगे डेबिट डेबिट किसे करना है, डेबिट न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट विथ हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन, क्या इतना लिखा ना, डेबिट क्या, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड क्रेडिट ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। क्लियर, कोई डाउट है, ठीक है। तो यहां पे एक बात लिख लेना, ये इसका एग्जांपल क्या था साइड में लिख देना, लैंड परचेस्ड £5 lakh and on the date of its price is कितना 15 lakh, its price is 15 lakh।
डन। देयरफॉर प्रॉफिट कितना है? 10 लाख। क्लियर? कोई डाउट? नो? पक्का? डन। कोई डाउट है अभी इसमें? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाना है? अगर आपको दो इफेक्ट्स देने हैं और एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूज में चेंज करना है, और प्रॉब्लम में बोला हो, अगर कुछ बोला ना हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाओगे, और प्रॉब्लम में बोला है कि पार्टनर्स आर नॉट विलिंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एट न्यू प्राइसेस और पार्टनर्स आर विलिंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एट ओल्ड प्राइसेस, ऐसा लिखा हो तो आप क्या करो? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। वैसे ही क्या, अगर एसेट बढ़ गई तो क्रेडिट, लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट कहीं पे देना नहीं, एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं करना, और इमीडिएटली जो भी प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट का न्यू पार्टनर का जितना हिस्सा बनता है उसे डेबिट कर दो, उसके अकाउंट से इमीडिएटली निकालो, क्योंकि आगे जाके वो शेयर कर लेगा, ठीक है? और वो किसे दे दो? ओल्ड पार्टनर्स को। इतना ही आपको करना है सिंपली। समझ आ गया? सिंपल क्या करना है फिर से बोलो। अगर बोला है कि न्यू प्राइसेस पे, या कुछ भी नहीं बोला है, या बोला है न्यू प्राइसेस पे बैलेंस शीट बनेगी, तो आप क्या करोगे? कौन सा अकाउंट? न्यू प्राइसेस पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखानी है तो कौन सा अकाउंट बनाओगे? रिवैल्यूएशन। तो क्या बनाओगे? रिवैल्यूएशन। सिंपल है। रिवैल्यूएशन को जब भी डेबिट दोगे, एसेट को क्रेडिट दोगे या लायबिलिटी को क्रेडिट, जो भी है, एसेट या लायबिलिटी जिसमें जो भी है, तो दूसरा इफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर आ जाएगा, एसेट एंड लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है? और आपको अकाउंट नहीं बनाना पड़ता एसेट एंड लायबिलिटीज का, डायरेक्टली एसेट उतनी बढ़ गई वो आप बैलेंस शीट में दिखा दोगे। लेकिन बोला जाता है कि एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे? रफ अकाउंट बनाओगे। कौन सा? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम अकाउंट में प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका क्या, न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो उसके अकाउंट को डेबिट कर दे। क्यों? क्योंकि आज हम न्यू प्राइसेस नहीं दिखा रहे, तो कल जाके जब बेचेंगे तो प्रॉफिट न्यू पार्टनर भी शेयर करने वाला है, ठीक है? तो न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर निकालेंगे और उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। उसमें 10 लाख आ गए ना, तो हमने क्या किया? उसके अकाउंट में 3,34 डेबिट कर दिया, और वो किसको दे दिया? डेबिट करके निकाल लिया। डेबिट किया मतलब निकाल लिया। ए एंड बी को कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 1 इक्वल है ना 166 667, मतलब अभी ध्यान दो, अभी जब भी कल बेचा जाएगा, मान लो 15 लाख पे बेचा गया, मान लो 15 लाख पे बेचा गया, चेंज ही नहीं हुआ, एक साल बाद बेची 15 लाख में बेची गई, कुछ चेंज नहीं हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? 10 लाख। एक को कितना मिलेगा? एक को कितना मिलेगा? 1/3, मतलब कितना? 3,33,334। अभी वो चल रहा है कि मुझे ऐसा कैसे, मतलब ये प्रॉफिट इतना ही क्यों मिला? उसे हम क्या बोलेंगे? तुम्हें पहले 166 667 किसने निकाल के दिया है? किसने? सीन निकाल के दिया है ना, मतलब तुम्हारा लॉजिकली देखा जाए तो कितना बन रहा है? पहले 166 667 मिल गया, अभी कितना? 333 5 लाख मिल रहा है ना तुम्हारे 10 लाख में, बराबर? क्लियर? और बी को कितना मिलेगा? 333, और पहले 166 क्रेडिट जो हो गया था, और सी को कितना मिलेगा? 333। सी को फायदा हो गया, सी को फायदा हो गया? फायदा नहीं हुआ, पहले उसके अकाउंट को डेबिट किया था, अभी उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट दिखने में वैसा ही दिखता है, अकाउंट दिखने में वैसा ही दिखता है, सिर्फ फर्क ये है वो रफ बेसिस पे बनाया जाता है, उसका कोई सेकंड इफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर देते नहीं, इस वजह से एसेट की वैल्यू और लायबिलिटीज की वैल्यू सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। समझा? पक्का? डन? दिल से? सही को समझ में आ गया? ये कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि दिमाग में वही आता है कि यार मतलब न्यू पार्टनर को रिवैल्यूएशन हुआ, न्यू पार्टनर को क्यों डेबिट करो, ये सबसे पहली बात है। इस वजह से मैंने वो थोड़ा सा एक्टिंग करके दिखा दिया। हाँ, आप मुझे समझाओ कि क्यों डेबिट करो, क्योंकि उस सिचुएशन में आप जाते हो तो आप ज्यादा सोचते हो। समझ आ गया? ठीक है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं और आप क्या है कि सुन रहे हो, इसमें क्या होता है कि आपकी सोच उतनी, या मतलब आप उतना सोचते नहीं हो कि क्या बोलना है, क्या करना है, क्या हुआ।
लेकिन मैंने क्या बोला कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझे समझाओ कि मेरे अकाउंट को डेबिट क्यों किया आज। करेक्ट है? तो आपने बोला कि सर आज तक जो है वो वैल्यू बढ़ गई, वो हमारा हक था, ठीक है, बट हम रिवैल्यूएशन नहीं करे तो कल जब बेची जाएगी तो आपको मिलेगा वो प्रॉफिट। तो एज ये हमारा हक था लेकिन आपको मिल रहा है, हम क्या करेंगे, सिर्फ तुम्हारे अकाउंट से उतना डेबिट कर देंगे और आपको जब सेल होगा तब वो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रेडिट हो जाएगा। रिटायरमेंट के टाइम पे जाते हो तब भी रिवैल्यूएशन होने वाला है, तो आपको पैसा आपका वापस मिलने ही वाला है। तो इस बात पे मैं एग्री हो गया, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने रफ बेसिस पे कैलकुलेशन किया, 10 लाख आ गया, तो 10 लाख में से 1/3 मुझे आगे जाके फायदा मिलेगा ना, रिवैल्यूएशन नहीं किया तो उतना मेरे अकाउंट को डेबिट कर दिया और वो ए एंड बी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो जब वो एसेट बेची गई 1 साल बाद 15 लाख, कोई 10 लाख प्रॉफिट हो गया, उसका मुझे कितना मिल गया, 1/3, जो कि मुझे मिलना ही चाहिए था। क्यों मिला? क्योंकि पहले मेरे अकाउंट को डेबिट किया था। मेरा प्रॉफिट भी नहीं, मेरा नुकसान भी नहीं। आया समझ में? कोई डाउट है? तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? ऊपर का अपने बीच में ये एंट्रीज लिखी नहीं ना, ये लिखी नहीं ना, ये लिखी हो तो कैंसिल कर दो, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? ये मेन एंट्री यही याद रखनी है आपको। बट ये क्या है, इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस एंट्री, कि पहले ये इनको क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए 5 लाख 5 लाख, बट अभी हम क्रेडिट क्या, अगर सिर्फ 5 लाख का क्रेडिट कर दिया तो कैपिटल 10 लाख से बढ़ जाएगा ना, ऐसे तो नहीं बढ़ानी है। तो टैली कैसे होगा? तो मैंने क्या बोला कि इसे हम रिवर्स करते हैं एबीसी में, तो जिससे क्या हो जाएगा, एक के अकाउंट में बढ़ेगा, दूसरे अकाउंट में कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, ये मैंने नेट अमाउंट कितनी उनको डेबिट या क्रेडिट हो गई ये निकाला उसके नीचे, तो उसी बेसिस पे मैंने एंटर किया ना। समझाने से पहले मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है डिटेल में, बट एक बार समझ में आ गया तो वो छोटी बात बन जाती है। बट वो अंडरस्टैंडिंग पे आने के लिए एक्सप्लेनेशन तो पूरा लगता ही है। अगर मैंने पहले वो एक्सप्लेन नहीं किया होता तो आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आता। समझ में आ रहा है? अब ये समझा है तो पहले वाला एक्सप्लेनेशन जो है आपके दिमाग में रहने दो, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लिखोगे बाद में वहां से पढ़ोगे तो आप कंफ्यूजन स्टार्ट कर दोगे। ये सिंपली अभी आपको समझ में आ सकता है मेरे हिसाब से। क्लियर? कोई डाउट है? नो? पक्का? हाँ, समझा सभी को? क्लियर? क्लियर? आगे क्लियर? अभी जाके ये भी पूछना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कब बनता है? लास्ट टाइम को पूछा कि नहीं पूछा? मतलब कुछ सेकंड मेथड, पीएसआर कैलकुलेट करने की मेथड या हिडन गुडविल, वो पूछा कि नहीं पूछा? नहीं, भूल गए होंगे। हाँ तो पूछो ना, आता है कि नहीं आता है। आपको ये तो पता चले कि सुबह इतनी जल्दी उठ के आप आते हो, उसका फायदा क्या है? सुना, ये तो पता चलेगा कि नहीं, इतना सुबह उठ के आते हैं तो ये बातें हमें पता चल गई जो बाकी लोगों को पता ही नहीं है। जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है कि मुझे अच्छे से आता है अकाउंट, उनको तो पक्का पूछना। हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं याद है? न्यू पार्टनर जितना लाया उसके उसके रिवर्स शेयर से मल्टीप्लाई करो, उसमें से माइनस कैपिटल कर दो सभी का, तो हिडन गुडविल आपको पता चल जाता है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। एज्यूम प्रॉफिट से पीएसआर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा था, और आज देखा हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। पूछ के तो देखा, ठीक है? पता तो चले कि आपने एडिशनल क्या समझा या एडिशनल आके क्या गेन हो गया। ठीक है, जैसा उनको लग रहा है कि 12 में पार्टनरशिप हो गई तो मुझे पार्टनरशिप आता है, या लास्ट टाइम सीए फाउंडेशन का कहीं पे क्लास किया था रेगुलर तो मुझे आता है, ठीक है? तो पता तो चले आता है कि नहीं आता है, पता है कि नहीं पता है, वो तो आपको पता चले। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं ठीक है, हम इतना सैक्रिफाइस करके सुबह सुबह उठ के क्लास में जा रहे हैं, ठीक है? बट इट्स वर्थ है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहां पे आके वही बातें पढ़ रहे हो जो आपको ऑलरेडी पता है। जो आपको ऑलरेडी पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो तो मैंने 2 मिनट में खत्म कर दिया। आगे मैं किसकी तरफ बढ़ा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, उसके लिए टाइम दे दिया। मतलब ऑब्वियसली मैं यहां पे किसकी तरफ टाइम दूंगा? जो आपको आता नहीं है। बाय जो आपको आता है वो फिर से रिपीट करने का क्या सेंस बनता है? करेक्ट है? ठीक है, तो यहां पे हाँ
डन, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कौन सा स्टेज हो गया? सेकंड ना, मतलब मैंने पॉइंट लिख के दिए, सेकंड पॉइंट था ना ये, थर्ड पॉइंट, गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट कैसे करना वो मैंने बता दिया। अभी क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। बोलो गुडविल एडजस्टमेंट कैसे करोगे? कैसे करोगे गुडविल एंट्री? क्या करोगे? एंट्री कैसे करोगे? हाँ, गुडविल बोलो, गुडविल का क्या करोगे? हाँ, एंट्रीज क्या करोगे? इफ गुडविल इंट्रोड्यूस इन कैश, if goodwill introduced in cash, if goodwill not introduced in cash, if goodwill is settled outside of firm, गुडविल इंट्रोड्यूस इन कैश। ध्यान दो, कैश मतलब अभी आपको एक चीज आप कर सकते हो, ध्यान दो, या तो वो कैश अलग आ गई है ऐसा दिखा दो, मतलब कैसे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल नहीं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसा नाम देना है, ठीक है? नहीं तो सिर्फ गुडविल लिखा तो आप क्या बोलोगे? सर गुडविल तो एसेट है, उसको क्रेडिट कैसे दिया? मैं गुडविल को क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, उसके जो पैसे आए उसको क्रेडिट दे रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और बाद में क्या करोगे? ये पैसा किसे दोगे? ये पैसा कैश में देना है ऐसा नहीं, सिर्फ उनके अकाउंट में ट्रांसफर करके ओल्ड पार्टनर्स के। प्रीमियम जो आया ना, एक्स्ट्रा पैसा जो आया, वो कैसे करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और अगर ओल्ड पार्टनर्स कैश में लेके जाते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स एंड में क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन इसमें दूसरा तरीका भी है, क्यों ना? ध्यान से सुनो ठीक से, सिंपल में बताता हूं। वो जो पैसा लेके आए ना, कौन? न्यू पार्टनर, वो किसके साथ लेके आए? कैपिटल के साथ। तो पूरा पैसा कैपिटल प्लस गुडविल उसके अकाउंट में जाने दो। पहले एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें क्या गया? कैपिटल और गुडविल दोनों पैसे गए। अभी आप एक काम करो, उसके अकाउंट से कितने पैसे गुडविल वाले डेबिट कर दो, निकाल दो। जो गुडविल के लिए लेके आया था वो डेबिट कर दो, तो क्या आ जाएगा? गुडविल नहीं, पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, याद रखना। और बाद में अगर सच में ओल्ड पार्टनर्स कैश लेके जाते हैं तो क्या? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। दो ऑप्शन है, या तो कंप्लीटली अलग दिखाओ, या फिर जो पैसा है वो कैपिटल में इंक्लूड कर दो। अलग दिखाना है तो क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अलग दिखाए, कैपिटल में इंक्लूड नहीं किया। और बाद में क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैश में लेके गए ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। और अगर वो अलग से लेके नहीं आए तो, मतलब अलग से नहीं दिखाना हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग गुडविल, और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब प्रीमियम की जगह पे कैपिटल अकाउंट यूज किया हमने, बराबर? ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट मेथड
बाद में क्या करोगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेकंड मेथड क्या? बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बाद में ये हो गई ए बी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसे मिलेगा ये? हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कैश में लेके गए तो वो तो पता ही आपका, लेकिन फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, उतना तो पता ही होता है। डन। अभी इफ गुडविल इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन कैश, तो क्या गुडविल नहीं लाया वो, क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं, तो फिर क्या करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे ना। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी? मतलब ये जो सेकंड एंट्री है ना वही बन जाएगी। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सेम एंट्री उसके अकाउंट से निकालो। क्या उसके किससे? अकाउंट से निकालो, अगर वो कैश नहीं लाया। सेकंड एंट्री सेम, सिर्फ सेकंड एंट्री की बात कर रहा हूं मैं। बराबर। अच्छा, सो हमने ऐसा पढ़ा था गुडविल रेज करो और बाद में राइट ऑफ करो, ऐसा पढ़ा था क्या? गुडविल रेज करके राइट ऑफ करना। तो गुडविल रेज करते हो इसका मतलब क्या? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और बाद में गुडविल कैंसिल करते हो मतलब क्या? सभी पार्टनर्स ना न्यू पीएसआर में, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर टू गुडविल। तो इसमें हुआ क्या? न्यू पार्टनर को डेबिट मिल गया। पहले क्या किया? ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट किया और डेबिट करते हो सभी पार्टनर्स को डेबिट कर दिया इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? नए पार्टनर को डेबिट मिल गया, मतलब नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसे निकले और ओल्ड पार्टनर को चले गए। वही होता है ये जो अभी मैंने बताया ना, उसका ही लॉन्ग फॉर्म। क्या? अदरवाइज raise goodwill and then बोलो
cancel it. This has रेस करके कैंसिल करो, रेस करके कैंसिल करो, राइट? समझा? उसके अकाउंट से निकालो। तो अकाउंट से निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या, डायरेक्टली उसके अकाउंट से गुडविल का शेयर निकाल दो और ओल्ड पार्टनर्स को दे दो, ये डायरेक्ट तरीका। और दूसरा तरीका क्या, गुडविल रेज करो। गुडविल रेज कैसे कहते हैं, रेज कैसे कहते हैं, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स लिख देना। रेज कैसे कहते हैं, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल रेज कैसे कहते हैं, वहां पे लिख देना, नीचे लिख देना। रेज कैसे कहते हैं, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो बाद में कैंसिल कैसे कहते हैं, ऑल पार्टनर्स न्यू रेशियो, ऑल पार्टनर्स न्यू रेशियो। कैसे हो जाएगा, रिवर्स एंट्री कहते हैं ना, मतलब ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैंसिल कर दिया। उसमें हुआ क्या, अल्टीमेटली हुआ क्या, ये सभी करने से हुआ क्या, नए पार्टनर को डेबिट मिला सिर्फ, तो उसके अकाउंट से पैसा निकला और किसके अकाउंट में आ गया, ऑटोमेटिकली ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में आ गया। मैं प्रेफरेबली किससे चलूंगा, मैं डायरेक्ट से चलूंगा। 10 लाख का गुडविल है, मैं निकालूंगा उसका न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/3, 3,33,333। अगर 10 लाख गुडविल है तो डायरेक्टली एक अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा 3,33,333 या 34। और क्या करूंगा, टू एज अकाउंट कितना 166,667 और टू बीज अकाउंट 166,667। डन, कोई डाउट है, नो? पक्का, कोई डाउट है, नो? श्योर, यस, समझा? और गुडविल इज सेटल आउटसाइड ऑफ फर्म, ठीक है। ये जो सेटलमेंट हुआ, ये सेटलमेंट हुआ खोपचे में। क्या कहां पे हो गया, खोपचे में, बाहर। खोपचा पता है, ठीक है, हाँ, खोपचे में हो गया, वो फर्म में हुआ ही नहीं। तो इसे क्या करना है, इग्नोर ट्रीटमेंट, इग्नोर गुडविल ट्रीटमेंट, कुछ करना ही नहीं। खोपचे में जो चीजें चलती है उसकी तो ध्यान नहीं देना है। हाँ, प्रॉब्लम में बोलते हैं कि सेटल आउटसाइड द फर्म, आपको कुछ सोचना ही नहीं। फिर प्रॉब्लम में अगर दिया इट इज सेटल्ड आउटसाइड ऑफ फर्म, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। क्लियर, कोई डाउट, नो? श्योर, पक्का, डन, ठीक है। तो कल अभी लगभग आपका पार्टनरशिप का सभी एक्सप्लेनेशन लगभग हो चुका है। पार्टनरशिप का जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट बोलते हैं ना, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ये तो पक्का समझा। बाद में गुडविल की एंट्रीज क्या होती है, ये एंट्री समझी क्यों की जाती है। कैश आ गई और कैपिटल अकाउंट में डाल दी और बाद में कैपिटल से निकाल के ओल्ड पार्टनर्स को दे दी। क्लियर, कोई डाउट, नो? चलो, कल मिलते हैं इसी टाइम